गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर यानी कि सत्ता की साझेदारी चैप्टर तो हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। अब कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र में कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र, जनता का शासन, वहां पर कामकाज के लिए शासन का काम किस अंग को दे देना चाहिए। ये क्वेश्चन के सिंपल शब्दों में अर्थ निकलता है कि शासन का काम विधान पालिका को दिया जाए। विधान पालिका क्या काम करती है? कानून बनाने का काम करती है। या फिर कार्यपालिका को दिया जाए, जो लागू करने का काम करती है। या फिर न्यायपालिका को दिया जाए, जो न्याय करने का काम करती है। देखिएगा, चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से जाना कि लोकतंत्र में कामकाज एक अंग के द्वारा नहीं किया जाता, कई अंग इसको मिलकर के करते हैं। क्योंकि काम क्या होता है किसी भी लोकतंत्र देश में? कानून बनाना, कानून को लागू करना और उसके ऊपर न्याय करना, तीनों ही काम होते हैं। तीन अंग है इसके लिए, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि शासन जो है इन तीनों अंगों के द्वारा किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जो एक अलग तरीके से पूछा गया है कि लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार का अंग कौन सा है। अब सरकार वही शासन संभालने वाली, तो हमारे लोकतंत्र में, जैसे भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पर सरकार के तीन अंग हैं। विधान पालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि ये तीनों ही सरकार के अंग है। थर्ड क्वेश्चन है, बेल्जियम देश किस महाद्वीप में स्थित है। देखिएगा, इस चैप्टर में दो देशों का एग्जाम्पल हमें दिया गया है, एक बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। तो जब बेल्जियम की सरकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये पूछा गया कि बेल्जियम देश किस महाद्वीप में है। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है, जबकि श्रीलंका देश की बात आएगी तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है। हमारा देश यानी कि भारत भी एशिया महाद्वीप में है, और आप सब जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश ही है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। बेल्जियम को स्वतंत्र घोषित किया गया था 1830 में, जबकि दूसरा देश जो श्रीलंका के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, श्रीलंका आजाद 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। साथ में हम इन देशों की भी बात कर लेते हैं कि जो बाकी तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनकी राजधानी कौन सी है। देखिएगा, श्रीलंका जो इस चैप्टर में हमारे दूसरे देश के बारे में जो बात की गई है, श्रीलंका की राजधानी भी हमें पता होनी चाहिए। श्रीलंका की देखिएगा दो राजधानी है, एक वो जहां पर इसका ऑफिशियली काम होता है, दूसरा इसकी वाणिज्यिक राजधानी। यानी कि श्रीलंका की दो राजधानी मानी जाती है, एक प्रशासन का काम जहां पर होता है उसको प्रशासनिक राजधानी बोलते हैं। प्रशासन का काम होता है इसका जयवर्धनेपुरा में। जयवर्धनेपुरा इसकी प्रशासनिक राजधानी है, जबकि इसकी वाणिज्यिक राजधानी, वैसे हर देश की एक राजधानी होती है, जैसे हमारे देश की दिल्ली है, लेकिन श्रीलंका की दो राजधानी, प्रशासन की दृष्टि से जयवर्धनेपुरा और वाणिज्यिक की दृष्टि से कोलंबो। जबकि नेपाल की राजधानी जो है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है काठमांडू। जबकि वियतनाम की हम बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये लीजिए, हमारे चारों ऑप्शन के ही आंसर हमें मिल गए, हनोई। जबकि क्वेश्चन पूछा गया था ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, बै से ब्रुसेल्स और बै से बेल्जियम, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं।
देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है बेल्जियम की राजधानी की, ना कि बेल्जियम की। अगर हम राजधानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले हैं 80% और डच बोलने वाले हैं 20% राजधानी में। यहीं पर हम बात करते हैं बेल्जियम यानी कि इस पूरे देश में किस भाषा को बोलने वाले कितने हैं। चैप्टर में हम बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं कि डच भाषा बोलने वाले ज्यादा हैं पूरे बेल्जियम के अंदर, 59% लोग डच बोलते हैं, जबकि फ्रेंच बोलने वाले इनसे कम है, फ्रेंच बोलने वाले हैं 40%। जबकि राजधानी में बिल्कुल उल्टा है कि यानी कि फ्रेंच बोलने वाले राजधानी में ज्यादा है, जबकि बेल्जियम देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बेल्जियम देश की सीमा किस देश के साथ लगती है। देखिएगा बेल्जियम देश के साथ नीदरलैंड की सीमा भी लगती है, यूक्रेन की, जर्मनी भी, तीनों ही इसके पड़ोसी देश हैं। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था। देखिएगा बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों की ज्यादा चलती थी, हालांकि ये 40% ही थे। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंच भाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता था। देखिएगा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फ्लेमिश वो क्षेत्र था जहां पर डच भाषी लोग रहते थे, और डच भाषी लोग थे बेल्जियम में 59%। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 59%। क्वेश्चन की बात करें तो बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषता है। देखिएगा बेल्जियम मॉडल में अपनाया गया था भाषाई आधार पर देश का बंटवारा नहीं हुआ, देश में बहुसंख्यकवाद की स्थापना भी नहीं हुई कि डच भाषी लोग ज्यादा है तो उनको ज्यादा महत्व दिया जाए, बल्कि यहाँ पर तो सत्ता की साझेदारी के नियम अपनाए गए। सत्ता की साझेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार, इन तीनों में इनको बांटा गया था। तो बेल्जियम मॉडल की विशेषता है सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी किस पर आधारित थी। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व, जिसमें डच और फ्रेंच भाषियों को समान महत्व दिया गया था। दो क्षेत्रीय सरकारों का गठन, केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार थी और सामुदायिक सरकार थी। सामुदायिक सरकारों का गठन, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी में हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेल्जियम मॉडल का क्या प्रभाव रहा। बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया कि किसी एक जाति को महत्व ना देकर के सबको महत्व दिया गया और सत्ता की साझेदारी का नियम अपनाया गया, तो जिससे देश में गृह युद्ध टल गया। बिल्कुल सही बात है। देश का भाषाई आधार पर विभाजन टल गया, ये भी सही है। देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र का पर्याय बन गया, ये भी बात सही है कि बेल्जियम देश पूरे यूरोप के लिए आदर्श बन गया। तो हमारा आंसर होगा बेल्जियम मॉडल का ये प्रभाव पड़ा, ये तीनों ही प्रभाव पड़े, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारा श्रीलंका से पूछा गया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो बेल्जियम से रिलेटेड थे। श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है। हमें पता है कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में है। श्रीलंका आजाद कब हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके लगभग 6 महीने बाद आजाद हो गया था श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। अलग अलग समुदाय के लोग श्रीलंका में रहते हैं, सिंहली, तमिल, ईसाई, कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है। तो यहाँ पर ज्यादा संख्या में कौन है। सिंहली जो है ये 74 हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या में है। वहीं हम दूसरे समुदायों की बात कर ले तो तमिल समुदाय से लगभग 18% है, ईसाई के 7% है। तो सबसे ज्यादा संख्या में समुदाय जो है वो है सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण क्या है। देखिएगा श्रीलंका में तमिल और सिंहली के बीच विवाद रहता है, क्योंकि सिंहली ज्यादा संख्या में है जबकि तमिल कम संख्या में है। तो ज्यादा संख्या वाले कम संख्या वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो तमिल समस्या का कारण ही क्या है, सिंहलियों का बहुसंख्यावाद, यानी कि सिंहली ज्यादा संख्या में है।
सरकार की सिंहली समर्थक नीतियां, सरकार भी जो नियम बनाती है, अपनी नीतियां बनाती है, वो सिंहली के फेवर में बनाती है। तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना, यानी कि तमिल जो कम संख्या में है, उनको राजनीतिक अधिकार बहुत ही कम दिए गए हैं या बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये तीनों ही कारण है श्रीलंका की तमिल समस्या का। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि श्रीलंका की सिंहली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि 70% 74% वहां पर सिंहली हैं और ये सिंहली बौद्ध धर्म के हैं। तो हमेशा ये बौद्ध धर्म के विकास के लिए ही काम करते हैं, उसी के लिए कानून बनाए जाते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषा को इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि इसको राजभाषा घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया, और ये राजभाषा इन्होंने घोषित किया 1956 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसको अलग तरीके से पूछा गया है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म से संबंधित है। अभी हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा 74% सिंहली भाषा बोलने वाले हैं जो कि बौद्ध धर्म के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल भाषी लोग किस धर्म से संबंधित है। अब सबसे ज्यादा जब सिंहली है और दूसरे नंबर पर तमिल भाषा के लोग हैं जो कि 18% है, और ये लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकार के अतिरिक्त और कौन सी सरकार पाई जाती है। देखिएगा, पहले हमने बात की थी बेल्जियम की, दूसरी हमने बात की श्रीलंका की। यहाँ बात हो रही है वहां की सरकार की। बेल्जियम में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता का बंटवारा किया गया है, और कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, कुछ राज्य सरकार के पास, और कुछ सामुदायिक सरकार के पास। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त और तीसरे प्रकार की जो सरकार है वो है सामुदायिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यूरोपियन संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे देश में बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं। देखिएगा, एक देश है और इस देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, और इन राज्यों में कुछ गांव हैं और कुछ शहर हैं। तो अभी हमने बात की कि सरकार 3 स्तर पर है। केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है, राज्य सरकार जो राज्यों के लिए काम करती है, स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार जैसे बेल्जियम में उसको बोला गया है, जबकि हमारे देश में इसको स्थानीय सरकार बोला जाता है। तो सरकार जो पूरे देश के लिए होगी उसको क्या कहा जाएगा, केंद्र या फिर संघ सरकार। राज्य के लिए राज्य सरकार होगी, स्थान यानी कि गांव है तो पंचायत होगी, नगर है तो नगरीय शासन होगा। तो ये तीनों अलग अलग हैं, जबकि हमारे देश में पूछा गया है अभी पूरे देश के लिए सरकार, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। उच्चतर और निम्नतर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। अभी ये जो स्तर हमने बनाए हैं, उच्च स्तर ये है जो केंद्र सरकार है, निम्न स्तर ये है जो कि स्थानीय सरकार है। ऐसे जब ऊपर से नीचे की तरफ शक्तियों का बंटवारा होता है तो उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वर्टिकल। उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ शक्तियों का बटा हुआ होना। की बात करें कि सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है। देखिएगा, ये बंटवारा है वर्टिकल की अपेक्षा ये हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा, जिसमें शक्तियां इस तरीके से बटे होंगी कि कोई उच्च निम्न स्तर नहीं होगा, बल्कि तीनों को बराबर समझा जाएगा। और ये सरकार के 3 अंग जो हैं हमारे, विधान पालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है, ये 3 अंग जो हैं हमारे, ये हैं जिनको बराबर समझा गया है। और इस तरीके से वितरण को फिर कहा जाएगा क्षैतिज वितरण। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन सा तर्क दिया गया है? यानी कि जैसे पहले राजा लोग शासन चलाते थे, ऐसे चलाने की बजाय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसके क्या पक्ष है, क्या फायदा है इसका? फर्स्ट है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव टल जाता है। सबको जब महत्व दिया जाता है तो टकराव नहीं होता, बिल्कुल सही है। अधिक उलझन भरी व्यवस्था है, नहीं। निर्णय लेने में देरी होती है, ऐसा भी नहीं है। हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ये था हमारा चैप्टर सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने बात की बेल्जियम, श्रीलंका और अपने देश के में सत्ता की साझेदारी के विषय में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।